नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्ज़ी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह और हमारे साथ अभी मौजूद हैं पीयूष सर। तो आज हम बात करेंगे G20 की, जो दिल्ली में बैठक हुई है और उसमें तमाम देश के लोग आ रहे हैं और इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कई कंट्री के लोग नहीं आए हैं, जैसे पुतिन नहीं आए हैं। तो क्या लगता है सर कि वो कोई नहीं आ रहे हैं, तो इसको लेकर के ये बैठक जो है G20 की, वो सफल होने की कारगर पे है या नहीं? देखिए, पहले तो एक बात समझना होगा कि ये जो बैठक है, वेस्टर्न मीडिया जो कुछ भी बोले, ठीक है, लेकिन ये बैठक पूरी तरीके से सफल है और बहुत सफल है। अब इसके पीछे जो 2-3 कारण हैं मैं बताता हूँ। लोग अक्सर कह रहे हैं पुतिन नहीं आए, या शी जिनपिंग को नहीं देखा गया, फिर ज़ेलेंस्की को नहीं आए, उनको नहीं देखा गया। लेकिन आप ये बात समझिए, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी था। पहली बार इंडिया इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे बढ़ रहा था, उनका समिट करा रहा था, सब कुछ करा रहा था। और सही बात है, जो पहले से बड़े कंट्रीज़ हैं, जो हैवी इकॉनमीज़ हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद आती है। तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी करती है, जिसके कारण चाहे ना चाहे आपका कार्यक्रम, आपका प्रोग्राम जो है वो किसी तरीके से असफल हो, ये हो। तो उसमें देखिए 2-3 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें की गई, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेस्टर्न मीडिया लगातार ये पब्लिश कर रही है कि जो है न्यू दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ा गया है दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए, और जो जी समिट की मीटिंग है जिसमें कि दिल्ली अच्छी दिखे इसके लिए। ये जो बातें हैं सरासर फॉल्स है, और इसका हवाला अगर आपको लेना है तो आप रशियन मीडिया से ले सकते हैं, जबकि रशियन मीडिया ने लताड़ा है कम्प्लीटली वेस्ट की मीडिया को। उन्होंने कहा है कि आप लोग को पचता नहीं है जब कोई एशिया की कंट्री, या मतलब एक जो ग्रोइंग कंट्री जो है, ग्रोइंग इकॉनमी जो है, वो इतना बड़ा आयोजन करने में सफल होती है और सारी चीज़ें करती है। तो ये एक तरीके का मैसेज था रसिया के तरफ से कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। और दूसरी बात है कि कुछ लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हुई है, असफल हुआ है, जो कुछ भी वेस्टर्न मीडिया इसको जिस तरीके से भी पब्लिश कर रही है। लेकिन एक बात समझना होगा कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब ये मास्टर स्ट्रोक क्या है, इस बात को समझिए कि अब इस जो समिट को है, वो इतिहास में समिट अमर हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब ये जो मीटिंग है वो G20 नहीं, G21 के नाम से जाना जाएगा। ऐसा क्यों होगा सर? हाँ, ये मैं दर्शकों को भी समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। तो ये एक तो सब बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने उस नेम को चेंज कर दिया। तो अब ये ऐसा स्थिति होगा कि जब एक इतिहास पढ़ा जाएगा कि G20 पहले था, अब G21 हुआ है, तो कब ये हुआ, किसने किया, किस कंट्री ने होस्ट किया, तो आपको भारत का नाम तो लेना ही पड़ेगा। और ऐसे ये, हाँ, ये चीज़ें हो जाएगी। दूसरी, ये क्यों हुआ? अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है, अस्थाई सदस्यता दी गई है G20 के अंदर में। तो जैसे ही उनको अस्थाई सदस्यता हुई, तो जैसे 20 मेंबर थे, अब वो 21 हो गए। तो उनका नाम ऑटोमेटिकली अब G20 ना रह के G21 हो गया। और ये एक मास्टर स्ट्रोक इंडिया के लिए क्या है कि जब आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि जो अफ्रीकन यूनियन जो है वो अब एक पार्ट हैं, जो हमारे पार्ट हो गए, यानी अब G21 के नाम से हम लोग जाने लगे। तो जयशंकर साहब जब उनको लेने जा रहे थे, तो उनके आँखों में जो वो चीज़ें थी, मतलब अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे, उनके आँखों में जो वो चमक थी, उन जो खुशी थी उनको देख के, उससे आप समझ सकते हैं कि 125 करोड़ जनसंख्या जो अफ्रीकन यूनियन रखता है अपने आप में, उनमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है भारत को लेके कि नहीं, भारत हमारा पक्ष ले रहा है, भारत हमारा साथ है, हमारे साथ है। जबकि बेस्ट क्या कर रहा है? बेस्ट सिर्फ विस्तारवाद की नीति पे आज भी कायम है कि इस कंट्री पे हमारा कंट्रोल रहे, इस कंट्री पे हमारा कंट्रोल रहे, हम यहाँ आर्मी डिप्लॉय कर दें, यहाँ आर्मी डिप्लॉय कर दें। लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री है जो हमारे साथ और हमारे हितों की रक्षा कर रहा है, हमारे हितों को आगे रख रहा है। तो इसी कारण जब आप देख रहे होंगे, जब वो नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे थे तो बहुत भावुक हो गए थे, और बहुत भावुक हो रहे थे। तो ये जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जब ये मैसेज जाएगा,
तो उनको ये लगेगा। अब देखिए, अब ये क्यों मास्टर स्ट्रोक है, इसको भी समझना पड़ेगा आपको। एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरी बात ये है अफ्रीकन यूनियन ही क्यों, ठीक है, किसी और कंट्री को हम लोग ला सकते थे। अफ्रीकन यूनियन इसलिए कि एक तो अफ्रीकन यूनियन की जनसंख्या जो है वो 125 करोड़ है। तो आप 125 करोड़ जनसंख्या को एक साथ साध रहे हो, 55 कंट्री हैं उसमें, 55 कंट्री एक साथ आपके सेंटिमेंट के साथ आ रहा है, ठीक है। दूसरा, 6 जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है उसमें 6 जो है अफ्रीकन कंट्रीज है, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन की वो कंट्रीज है। तो आप समझो कि वैसी इकॉनमी का साथ आपको आने वाले समय में मिलेगा, इमोशनली भी, और ये भी कि हम अब आपके साथ बिजनेस करेंगे तो वो सारा चीज़ हम आपको खोल के देंगे, मतलब इंडिया उनसे बिजनेस के तौर पे भी हाथ मिला सकते हैं। हाँ, वो पहले भी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस है, ज़्यादातर फ्रांस का ज़्यादातर बिजनेस अफ्रीका की कंट्रीज अफ्रीका में है। और वेस्ट में आप ये देखिए तो यूएस भी है, उसका भी बिजनेस है, यूके का भी बिजनेस है, मतलब वेस्ट का लगभग सारे कंट्रीज़ का बिजनेस वहाँ पे है। उस बिजनेस को रिप्लेस करना चाह रहा है इंडिया, ठीक है। अब किसी तरीके से उसको असफल करने की कोशिश भी हुई, हर तरह का न्यूज़ प्लांट किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उस वजह से एक सेंटीमेंट जो है अफ्रीकन का वो मोदी के साथ आया। अब देखिए दूसरी बात क्या होगी, जब एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनके जो देश के जो प्रमुख होंगे उनके ऊपर, कि जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं, अगर वो इंडिया को प्रमुखता नहीं देते हैं तो वहाँ के लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे कि जब आपके हितों की बात आई, जब आपको आगे करने की बात आई तो भारत ने आपको आगे किया, आपको वो पहचान दिलाई। तो जब बिजनेस करने की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, प्राथमिकता भी उन्हीं को देनी चाहिए। तो मतलब जैसा कि बोला जाता है कि भारत में बेरोजगारी है, तो अगर बिजनेस वहाँ से आ सकता है तो हमारे भारत में रोजगार भी लोगों को मिल सकता है। तो देखिए, रोजगार भी मिलेगा। अगर कुछ अफ्रीका से क्या हो सकता है, आप इस बात को समझिए। अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ से हमारे साथ अभी ट्रेड डिफिसिट का मामला है, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अफ्रीका एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप भेज सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है वो कम होगा। जैसे ही हमारे ट्रेड डिफिसिट कम होगा, हमारी इकॉनमी बूम करेगी। हमारी इकॉनमी बूम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, रोज़गार बढ़ेगा, सब कुछ होगा, सारी चीज़। अब मान लो कि आपको कोई चीज़ बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए तो आपको सारा रिसोर्स चाहिए, फैक्ट्री चाहिए जहाँ से वो चीज़ें बनेगी, सर्विस सेक्टर को डेवलप करना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रोज़गार डेवलप होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मतलब कि अब यहाँ के लोगों को भी, मतलब जो बेरोजगार थे, उन लोग के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। देखिए, इनडायरेक्टली अच्छी खबर है। जैसे अब कोई एक सिंपल सा आदमी जो सोच रहा है कि देश में रोज़गार नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसको दिखेगा कि अच्छा इसमें मोदी जी मिले और उन्होंने ऐसा किया, उनके साथ गले मिले, G20, अब G21 कल से जाना जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अफ्रीकन यूनियन से गले मिले, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन इनडायरेक्टली जब उसका प्रभाव आप देखेंगे तो 1 साल 2 साल में आपको दिखेगा, क्योंकि ये सारी जो संधियाँ होती हैं ना, जो देश के बीच में या यूनियन के बीच में जो संधियाँ होती है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो तुरंत और क्विक नहीं होता है। मतलब डिमेरिट्स भी दिख सकते हैं। नहीं, डिमेरिट्स नहीं दिखेंगे, समय लग सकता है। क्या है कि जब आप दो देश के बीच में कुछ चीज़ें होती है ना, तो उसमें समय लगता है, ठीक है, समय लगता है, टाइम लगता है हर चीज़ को सेटअप करने में, सारे प्रोसीजर करने में। लेकिन 1-2 सालों के बाद आपको दिखेगा कि अफ्रीकन यूनियन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में कामयाब होंगे ड्यू टू दिस। तो ऐसी ही खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।